हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि महानदी रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था डोनबास रीजन को लेकर के। तो डोनबास रीजन को अगर हम मैप में व्यू करें तो प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू चल रहे हैं, ऐसा बोला जाता है कि डोनबास रीजन भी उस इशू के एक मेजर कोज के रूप में सिचुएटेड है। डोनबास रीजन में ऐसा बोलते हैं कि रशिया ने रशिया सपोर्टेड कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने यहाँ पर अपने अंडर कर रखा है डोनबास रीजन को, जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच में हमेशा एक मेजर कन्फ्लिक्ट बना रहता है। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रशिया यूक्रेन टेंशन को लेकर की ही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया यूक्रेन टेंशन को लेकर के डिस्कशन हुआ। तो इसमें इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये जो भी इशू है यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो और डी एस्केलेशन यहाँ पर देखने को मिले। शांति से पीस के थ्रू, पीस का जो प्रोसीजर है उसी को अपनाते हुए इस इशू को सॉल्व किया जाए। यहाँ पर इंडिया की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है वो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एन त्रिमूर्ति ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिप्लोमेटिक डायलॉग के थ्रू ये सारी बातें अपनी रखी। अब बात आ जाती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम व्यू करें तो आप सभी को पता है यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उन्हीं में से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मेन काम ये है कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को एंश्योर करना। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर के नेम आप सभी को ध्यान भी होंगे। चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है एंड यूएस है। और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, जिनकी जो टर्म होती है वो 2 इयर्स के लिए होती है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया भी इसका नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। ये जो इसकी प्रेसिडेंटशिप जो है वो मंथली बेसिस पर जो भी 15 मेंबर्स हैं उन सभी को रेगुलर दी जा रही होती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए। अब देखो, जो रशिया है उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे इस तरीके से रशिया ने कोशिश की है, कुछ सैंक्शंस लगाने की रशिया कोशिश कर रहा है, कुछ रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रहा है कि यूक्रेन का जो डोनबास रीजन है वहाँ पर जिन सेपरेटिस्ट ग्रुप ने कैप्चर कर रखा था उनको रशिया ने रिकॉग्निशन दी है। अब रशिया वहाँ पर रिकॉग्निशन दी है तो ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी वजह से रशिया के ऊपर कुछ न्यू सैंक्शंस देखने को मिल सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हो सकता है। और इसी का रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ कंट्रीज ने रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाने की भी कोशिश की है, जैसे कि ब्रिटेन ने 5 रशियन बैंक्स के ऊपर और 3 बिलियनियर्स जो हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जैसे ईयू जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि जो भी बैंक्स फाइनेंस कर रहे हैं रशियन ऑपरेशंस को इन यूक्रेन सेपरेटिस्ट टेरिटरीज में, उन सभी को क्या किया जाए, एक तरीके से उनके ऊपर बैन लगाया जाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अप्सा रिमूवल। एक कमेटी बनती है और उस कमेटी की डेडलाइन फिक्स की गई थी। नागालैंड के मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया था कि 45 डेज में जो कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन देगी। हालांकि जो हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली थी कि ये जो कमेटी है वो 3 मंथ्स में अपनी रिकमेंडेशन देगी और उसी के बेसिस पर फिर अप्सा के ऊपर जो भी किस तरीके से उसको गवर्न करना है, अप्सा को रिमूव करना है या किसी और लॉ में इसको इंसर्ट करना है, ये सारी बातें डिसाइड की जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो कमेटी बनी थी इसका बेसिक क्या था, क्या कारण रहा कि अप्सा को रिमूव करने के लिए इस कमेटी को बनाना पड़ा। 4 दिसंबर 2021 की अगर हम बात करें तो 13 विलेजर्स की डेथ हो जाती है, वो मारे जाते हैं। हमारी आर्मी एक ऑपरेशन करती है नागालैंड का जो ओटिंग विलेज है वहाँ पर, और ऐसा बोलते हैं कि ये जो विलेजर्स जो वहाँ के थे, जो नेटिव पर्सन थे, उनकी डेथ हो जाती है क्लैश में। 6 दिसंबर को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह
उसके बाद में जैसे ही वहाँ पर जब वहाँ के नेटिव पॉपुलेशन के ऊपर अटैक होता है और आर्मी के बीच में और उनके बीच में क्लैश होता है, तो रिक्वायरमेंट वो एक तरीके से अपनी तरफ से मांग करने लग जाते हैं कि जो अपशा रूल है जिसके थ्रू आपने आर्मी को ज़्यादा पावर दे रखी है उसको आप रिमूव कीजिए। और उसके बाद में 6 दिसंबर को होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो पार्लियामेंट को ये बताते हैं कि सिविलियंस हु आर रिटर्निंग फ्रॉम ए कोल माइन, कि वो कोल माइन से ये लोग वापस लौट रहे थे। मतलब इंसिडेंट कैसे हुआ कि कोल माइन से ये लोग वापस लौट रहे थे वहाँ के सिविलियंस, जब आर्मी ने, जो हमारे पैरा कमांडोज है आर्मी के, उन्होंने सिग्नल किया कि आप अपने जो भी आपका व्हीकल है उसको रोको, लेकिन वो लोग रोके नहीं और वो भागने लग गई। इसके बेसिस पर जो हमारे पैरा कमांडो हैं उनको उनके ऊपर शक हुआ और उसी की वजह से क्लैश देखने को मिला। 8 दिसंबर को कोन्याक नागा यूनियन ने एक स्टेटमेंट जारी किया और होम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेजेंट किया कि मिसलीडिंग जो आपने स्टेटमेंट दिया है, मतलब आपने जो अपनी तरफ से कहानी रखी है ना कि ये कारण रहा था क्लैश का, ये गलत है और आपने मिसलीडिंग डाटा वहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। 20 दिसंबर को बहुत रेगुलर यहाँ पर उसके बाद में प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं और फिर नागालैंड असेंबली एक रिजोल्यूशन पास करती है कि अपसा एक्ट को हमें रिपील करवाना है। 26 दिसंबर को नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेपू रियो जो है वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कोहिमा में कि एक कमेटी जो अपसा को विड्रॉ करेगी वो इंस्टीट्यूट की जाएगी और 45 डेज में ये जो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी उसी के बेसिस पर काम किया जाएगा। होम मिनिस्ट्री लेकिन अपनी तरफ से ऑर्डर देती है सेम डे, जब उन्होंने 45 डेज का टारगेट रखा था तब होम मिनिस्ट्री की तरफ से आता है कि 3 मंथ्स में ये जो कमेटी है वो अपनी सुइटेबल रिकमेंडेशन देगी। तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो 45 डेज़ का जो टारगेट था उसके अकॉर्डिंग तो काम हो जाना चाहिए था 9 फरवरी को, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक कोई रिपोर्ट उन्होंने सबमिट नहीं की है। और अगर हम होम मिनिस्ट्री की बात करें तो 26 मार्च तक, 3 महीने तब तक 26 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे, तो उनकी सुइटेबल रिकमेंडेशन जो है वो 26 मार्च तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर अपसा को लेकर के, अपसा जो वर्ड है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है प्रेजेंट टाइम में, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम व्यू कर लेते हैं। देखो, अपसा को फर्स्ट टाइम प्रोमगुलेटेड किया गया था 1942 में बाय लिंथिगो के द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जब चल रहा था तो उसके रिस्पॉन्स में इस अपसा रूल को, अपसा एक्ट को लाया गया था और इसमें जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनके सर्टेन ऑफिसर्स को कुछ स्पेशल पावर दी गई थी ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको आप काउंटर कर सको। इंडिपेंडेंस के बाद में 1958 में ये जो ऑर्डिनेंस के थ्रू इस एक्ट को लाया गया और इसमें कंट्रोल करने की कोशिश की गई, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो स्टेट है वहाँ पर वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उस वायलेंस को कंट्रोल करने में उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही थी। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो अपसा एक्ट के अंडर जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको पावर दी जाती है ताकि आप डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन कर सको। डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है, तो अपसा एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है कि वहाँ पर जो भी मेंबर्स रह रहे हैं, वहाँ पर जो भी डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप्स, कास्ट, कम्युनिटीज़, इनके बीच में अगर कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं तो उसके बेसिस पर उस एरिया को अपसा एक्ट के अंडर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर और द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब स्टेट का गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट और या फिर यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो किसी भी यूटी या डिस्टर्ब्ड एरिया के, किसी भी स्टेट के या फिर यूटी के कुछ एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है या कंप्लीट स्टेट या फिर यूटी को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है कि डिस्टर्ब्ड एरिया में आर्म्ड फोर्सेस को, उनको कुछ पावर होती है, जैसे कि वहाँ पर कुछ वायलेंस क्रिएट हो रही है तो कुछ एरिया में, जिस एरिया में प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर 5 या उससे ज़्यादा जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके अलावा जो आर्मी है वहाँ पर वो एक तरीके से वार्निंग देने का काम कर सकती है कि अगर उनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो उनके पास में पावर होती है सर्चिंग करने के लिए, कहीं भी कुछ भी सर्च ऑपरेशन करने के लिए, लोगों के ऊपर एक तरीके से उनको अरेस्ट करने के लिए, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग करने के लिए कि ये सारी चीज़ें जो वायलेंस क्रिएट हुई हैं इनमें आपका भी हाथ है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर एक पर्सन को विदाउट ए वारंट वो अरेस्ट कर सकते हैं। एंटर और सर्च प्रेमिसेस विदाउट ए वारंट, किसी के भी घर में एंट्री ले सकते हैं विदाउट ए वारंट। एंड द बैन द पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स। तो ये कुछ बेसिक
कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं अप्सा के, जिसके थ्रू पावर दी जाती है आर्मी को, और वही चीज़ वहाँ पर अब प्रॉब्लमेटिक बनती जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूपी में जो जनरल इलेक्शन चल रहे हैं उसको लेकर के है कि 4th जो फेज़ है उसके आज इलेक्शन वहाँ पर कंडक्ट होंगे। यहाँ पर पंजाब पॉलिटिक्स टीवी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ट्यूसडे को कुछ ऐप्स को, कुछ वेबसाइट्स को और सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के रिलेटेड जो भी ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनको बैन कर दिया है। कारण ये बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा कि ये जो टीवी चैनल है वो सपोर्ट कर रहा था सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन को। सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन जो है वो एक तरीके से पंजाब वाला जो रीजन है वहाँ पर खालिस्तानी एक्टिविटीज़, मतलब एक अलग से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए जो वहाँ पर मूवमेंट काफ़ी लंबे टाइम से चला रखा है, तो ये सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन इसी के लिए वर्क करता है। और ये बोला जा रहा था कि पंजाब पॉलिटिक्स टीवी जो है वो इसी को सपोर्ट करते हुए वहाँ पर इस तरीके की न्यूज़ स्प्रेड कर रही थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर वायलेंस देखने को मिले। और इसी को ध्यान रखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इस सोशल मीडिया अकाउंट्स, पंजाब पॉलिटिक्स टीवी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको बैन कर दिया। सिख फॉर जस्टिस को कुछ बेसिक व्यू यहाँ पर देख लेते हैं सिख फॉर जस्टिस से रिलेटेड। यहाँ पर अगर हम देखें तो यूएस बेस्ड सेशनिस्ट ग्रुप है सिख फॉर जस्टिस। ये सपोर्ट करता है कि पंजाब में इंडिया में जो पंजाब है वहाँ से खालिस्तान, एक इंडिपेंडेंट कंट्री वहाँ पर डेवलप हो। ऐसा बोला जाता है कि एक लॉयर है गुरपतवंत सिंह पन्नून, ये इसको सपोर्ट करते हैं और उन्होंने ही इसकी फाउंडेशन रखी थी। 2019 से हमारे इंडिया में अनलॉफुल एसोसिएशन के अंडर इसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 4 पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो डल लेक में एक आइलैंड है, चार चिनारी आइलैंड। इसको लेकर के वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर हैं वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखो, जम्मू एंड कश्मीर के जो एलजी हैं वो इस यहाँ पर फ्लोरीकल्चर को वैली में डेवलप करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 टॉल चिनार ट्रीज जो हैं उनको प्लांटेड किया गया है, ये जो भी आइलैंड है डल लेक में। 1970s में यहाँ पर एक सॉन्ग जो है उसको शूट किया गया था, और आपने सुना भी होगा इस सॉन्ग को कि अच्छा तो हम चलते हैं। ये जो सॉन्ग है इसको इसी आइलैंड के ऊपर शूट किया गया था, और उसके बाद में ये जो आइलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। मतलब एक तरीके से लोग अवेयर हो गए थे कि अच्छा डल लेक में एक आइलैंड है और वो इस मूवी में यहाँ पर शूट किया गया है। क्योंकि जब भी हम किसी मूवी देखते हैं तो वहाँ पर कौन सी लोकेशन का यूज़ किया गया है, किस एरिया में, कौन सी कंट्री में वहाँ पर उसको परफॉर्म किया गया है, उसको देख करके हमें पता चलता है कि अच्छा उस कंट्री में इस तरीके की वेजिटेशन है, इस तरीके की चीज़ें हैं। ओके, तो उसके बाद में 1970 में जब ये सॉन्ग यहाँ पर परफॉर्म किया गया, उसको कैप्चर किया गया, शूट किया गया, उसके बाद में आइलैंड जो है वो न्यूज़ में रहा। और उसके बाद में प्रेजेंट टाइम में कोशिश की जा रही है कि इस एरिया को डेवलप किया जाए ताकि टूरिज्म सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर इश्यूज है उनको हम काउंटर करके, सोल्व करके यहाँ पर एक पीस और स्टेबिलिटी जो है इस रीजन में ला सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1 ईयर कोटा दिया था। 1 ईयर कोटा क्या है, और सुप्रीम कोर्ट में अब ये जो कोटा है, ये जो लॉ बनाया गया था उनको कोटा देने के लिए, उनको रिजर्वेशन देने के लिए, उसका सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होगा। क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला था कि इनकी जो पॉपुलेशन है वनियार कम्युनिटी की, उनकी पॉपुलेशन को लेकर के अभी कोई भी क्लियरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियरली पता है कि अच्छा इतनी पॉपुलेशन जो है वो वनियार कम्युनिटी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसके बाद में भी 10.5% जो है वो आपने इंटरनल रिजर्वेशन दिया है, तो उसको चैलेंज किया था। आंसर आया था कि ये एक तरीके से जब उसकी पॉपुलेशन के बारे में हमें क्लियर डाटा नहीं पता है तो ये गलत तरीके से ये रिजर्वेशन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को सुनेगी। ओके, द स्टेट हैज चैलेंज ए मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन टू क्वेश ए स्टेट लॉ दैट ग्रांटेड इंटरनल रिजर्वेशन एट 10.5% टू वनिकुला क्षत्रिय एंड 7% एंड 2.5% टू अदर कम्युनिटीज विद इन मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज। देखो, बहुत सारे स्टेट्स में आप देख रहे होंगे कि ओबीसी जो रिजर्वेशन है उसके अंदर भी मोस्ट बैकवर्ड केसेस के नाम से, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज मींस एमबीसी क्लासेज के नाम से रिजर्वेशन
दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आर्ग्यू ये है कि तमिलनाडु की तरफ से जो रिप्रेजेंट करेंगे उन्होंने ये बोला है कि ये जो लॉ है वो किसी भी मतलब जो भी हमने रिजर्वेशन दिया है वो कुछ डाटा के बेसिस पर दिया है, लेकिन इसको जो टारगेट करने की कोशिश की गई है वो गलत तरीके से किया गया है। मोस्ट बैकवर्ड की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में 1957 में सबसे पहले मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज को क्या कर लिया गया था, आइडेंटिफाई कर लिया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिकमेंडेशन जो है वो 10.5% रिजर्वेशन की है, और ये जो रिकमेंडेशन है वो हमने 1983 में जो सर्वे हुआ था उसी के बेसिस पर तमिलनाडु सेकंड बैकवर्ड क्लासेज कमीशन जो है उन्होंने अपनी तरफ से सर्वे में ये बात रखी थी, और उसी के बेसिस पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिजर्वेशन है वो देने की कोशिश की गई थी। 1 ईयर कोटा की यहाँ पर बात की गई है, तो 1 ईयर कोटा से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम व्यू कर लेते हैं। यहाँ देखिए, एक सेकेंड। इस आर्टिकल को आप प्रीलिम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और जीएस पेपर 2 पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, इस आर्टिकल से, इस टॉपिक से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक जो अपील है उसको फाइल कर दिया है कि मद्रास हाई कोर्ट का 1 नवंबर का जो ऑर्डर है उसको उसमें चैलेंज किया गया है। 1 ईयर मूवमेंट क्या है, तमिलनाडु में बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को कंसोलिडेटेड, मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें तो 1 ईयर उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर पर आते हैं। इसके अलावा 1980s के टाइम में उन्होंने 20% रिजर्वेशन की मांग की थी, और 2% सेंट्रल सर्विसेज में अपने रिजर्वेशन की मांग की थी। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, और 1987 के टाइम में कुछ प्रोटेस्टर्स की यहाँ पर डेथ भी हो गई थी, और उसके बाद में ओबीसी कोटा को स्प्लिट किया गया था 1989 में। ओबीसी कोटा 2 तरीके से, बैकवर्ड कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। तो जो 1 ईयर है उनको एमबीसी के अंडर 107 अदर कम्युनिटीज के साथ में इसको कैटेगराइज किया गया था, और 20% अलग से उनको रिजर्वेशन दिया गया था, इंटरनल रिजर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बिल पास हुआ इसमें 20% जो एमबीसी कोटा है उसमें 10.5% रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ने दे दिया था 1 ईयर कम्युनिटी को। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है, अभी हमने जो फ्रंट पेज है उस पर भी डिस्कस किया था कि कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप को रशिया ने रिकॉग्निशन दे दी है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अब जिम्मेदारी आ जाती है वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर कि वेस्टर्न कंट्रीज इस इशू को किस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो रशिया ने जैसे ही उनको रिकॉग्निशन दी तो नाटो का जो एक्सपेंशन है उसको भी अब रेगुलेशन करने की बात आएगी, क्योंकि जब आप रेगुलेशन नाटो को करोगे तभी रशिया की तरफ से उनके ऊपर कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर डेफिनेशन, कुछ बेसिक फाउंडेशनल वर्क वहाँ पर हो सकता है। इंडिया की बात यहाँ पर की गई है कि वैसे तो इंडिया जो है वो दोनों ही तरफ के, दोनों ही ग्रुप्स के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। किसी भी तरीके से उन्होंने एक्सट्रीम ग्रुप, एक्सट्रीम स्टेटमेंट देने की बात नहीं की है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो है प्रेजेंट टाइम में जर्मनी और फ्रांस की विजिट पर है, और वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक फोकस जो है वो हर कंट्री का यहाँ पर हो। वो तो चाहते हैं कि डी एस्केलेशन हो, जो भी इशू चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में वो इशू इजीली सोल्व हो सके। अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लास्ट 2 डेकेड्स में पहले से प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो रशिया की विजिट पर हैं, और वो भी जाकर के मॉस्को में डिस्कशन करेंगे। न्यू दिल्ली जो है वो किस तरीके से इनके बीच में टाइज देखने को मिलते हैं, इसके अलावा क्या रिजल्ट निकल करके आता है, ये हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रशिया के साथ में S-400 डिफेंस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम जो है वो हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें ये इंडिया में एक तरीके से डिपोर्ट होता है। उसके बाद में US जो है वो कार्सा एक्ट के अंडर हमें सैंक्शंस, हमारे ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी। वैसे तो US की तरफ से ये स्टेटमेंट आए थे कि इंडिया जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर US के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इंडिया के ऊपर इस तरीके के सैंक्शंस नहीं लगाए जाने चाहिए। तो ये जो भी कन्फ्लिक्ट है प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन के बीच में, इस इशू की वजह से इंडिया के ऊपर भी बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, केरला में एक अभी ऑर्डिनेंस पास करवाया गया। ऑर्डिनेंस पास करवाने से पहले भी वो चीज़ें बहुत सारी न्यूज़ में रही, तो यहाँ पर लोकायुक्त को लेकर के ऑर्डिनेंस पास करवाने की कोशिश की गई है। इस आर्टिकल में जो राइटर है उन्होंने ये बोला है कि स्टेट जो है वो लोकायुक्त एक्ट को री एग्जामिन करे, एक असेंबली कमेटी बनाए, और फिर
लोकपाल एक्ट के बेसिस पर यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आप सभी को पता है लोकायुक्त और लोकपाल को लेकर के एक मेजर कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन केरला में जो लोकायुक्त एक्ट है वो प्रेजेंट टाइम में कंट्रोवर्सी में चल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने बोला है कि आप गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि जो भी लोकायुक्त के पास में पावर है उनको काउंटर किया जा सके, ताकि कोई भी मिनिस्टर के ऊपर अगर आ जाती है तो उसको हम क्या बस कर सकें, बचा सकें। लोकायुक्त और लोकपाल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला और फिर 2013 में जाकर के इसके ऊपर बात बनती है। सबसे पहले मोरारजी देसाई ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के जो हेड थे मोरारजी देसाई, उन्होंने 1966 में अपनी जो रिपोर्ट रखी थी उसमें लोकायुक्त और लोकपाल चीज़ की बात की थी कि पॉलिटिकल करप्शन जो है उसको अगर हमें कैप्चर करना है तो एक क्रेडिबल सिस्टम ऑफ एन ओम्बुड्समैन होना चाहिए जिसको हम एस्टेब्लिश करें, ताकि पब्लिक ग्रीवियंस जो है वो पब्लिक ऑफिशियल और मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ में जो भी पब्लिक ग्रीवियंस हमें मिलती है उनको सोल्व करने का ये जो ओम्बुड्समैन है ये काम करेगा। और फर्स्ट बिल 1968 में लाया जाता है, लेकिन हाउस के डिजोल्यूशन की वजह से लैप्स हो जाता है। लॉन्ग जर्नी रही लोकपाल की। 45 ईयर्स के बाद में 2013 में पार्लियामेंट ने इसको पास किया। आप सभी ने देखा होगा कि अन्ना हजारे मूवमेंट किया गया था, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी, इन सब ने इस सभी में पार्टिसिपेट किया और फिर ये बिल पास होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टेट में ये पहले से ही जो लोकायुक्त एक पोस्ट जो है वो क्रिएट कर दी गई थी, जैसे कि महाराष्ट्र में 1971 में और केरला में 1999 में। ओके, अब ये चीज़ें हमें बताती हैं कि लोकपाल जो है, जो सेंट्रल लेवल पर काम करता है, उसको अगर प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD इन ऑफिसर्स के खिलाफ में कोई भी इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक तरीके से उनको ये मिलता है, इंक्वायरी उनको करनी होती है, तो उनके खिलाफ में इंक्वायरी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंक्लूड होता है, लोकपाल जो है वो क्या करता है कि जो भी उन्होंने फाइंडिंग्स हासिल की है कि हाँ ये जो करप्शन के चार्जेस लगे थे सही हैं या गलत हैं, वो जो भी अपनी तरफ से बात रखते हैं उन सारी चीज़ों को वो एक स्पेशल कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इस तरीके से फिर इसमें काम किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ में जो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके अंडर जो है वो जो भी ऑफेंसेज हैं उनको फाइंडिंग्स को रिलेट करके जो भी रिजल्ट है वो इस तरीके से दिया जाता है। हाउएवर द लोकपाल डज नॉट हैव द पावर टू आस्क द प्रेसिडेंट टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर और ए मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस। मतलब प्रेसिडेंट से वो नहीं पूछ सकता है कि आप प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर को रिमूव कर दो ऑफिस से। ओके, ये पावर नहीं होती है। लेकिन स्टेट में अगर हम देखें तो लोकायुक्त को बहुत ज़्यादा पावर दे रखी थी। केरला में, केरला जो गवर्नमेंट है वहाँ पर जो लोकायुक्त है वो अगर उसको लगता है सेटिस्फेक्शन, अगर उसको लगता है कि हाँ इस मिनिस्टर के खिलाफ कुछ चार्जेस हैं, उसको लगता है कि हाँ ये रिजल्ट है, तो वो जैसे ही लोकायुक्त को ये बात लगी उसके बाद में वो मिनिस्टर को अपनी पोस्ट से हटना होता था। तो इसको लेकर के कुछ कन्फ्लिक्ट था। कन्फ्लिक्ट ये था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि इस तरीके से आप जो लोकायुक्त जो पोस्ट है उसके थ्रू आप मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को, इनको रिमूव कर सकते हो। तो इसी के लिए लोकायुक्त एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है, उसका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, ना कि रिजल्ट डिक्लेयर करना। भले ही हमें पता है कि लोकपाल के जो हेड है वो हमारे जुडिशरी सिस्टम से होते हैं, इसके अलावा जो 8 मेंबर्स इसमें होते हैं उसमें आधे 4 मेंबर जो हैं वो जुडिशरी से रिलेटेड है, लेकिन उनका जो काम है वो रिजल्ट देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जो है वो आर्टिकल 164 के अंडर गवर्नर के प्लीजर के ड्यूरिंग अपनी ऑफिस को होल्ड करते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं बोला गया है कि गवर्नर जो है वो इस तरीके के चार्जेस उनके ऊपर लगे। हाँ, अगर उनके पास में मेजॉरिटी नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो उनको रिमूव किया जा सकता है, और बेसिस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताए गए हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारी पावर है लोकपाल के पास में, वही पावर लोकायुक्त को देने की कोशिश की जाए और उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाए। क्योंकि सरकार या कमीशन ने ये सजेशन दिया था कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को सिर्फ इस बात पे रिमूव कर सकता है कि आपके पास में असेंबली में मेजॉरिटी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और प्रोविजंस की बात की गई है कि उन प्रोविजन के बेसिस पर भी कुछ इशू हैं जिनको भी चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, एक मिनट,
The question is how the Lokayukt can close a corruption case with a criminal case which invites imprisonment for 3 to 7 years. The Lokpal files the case in the court after the investigation. यही बोला गया है कि आप जो रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हो कि इतना जो टाइम है उसका पनिशमेंट दिया जाता है। इस तरीके का कोई भी प्रोविजन नहीं है लोकपाल के अंडर कि केस जो है वो कोर्ट में पहुंचने से पहले ही लोकपाल जो है उसको खत्म कर दे, क्लोज कर दे। तो लोकायुक्त के पास में भी जो इस तरीके की पावर दे रखी है उनको कैप्चर करने की जरूरत है और इसी को लेकर के राइटर ने बोला है कि दोबारा से री एग्जामिन होना चाहिए स्टेट में जो भी लोकायुक्त की पावर है वो सब कुछ केरला में, और फिर दोबारा से इनको लोकपाल के जो रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको रीडिजाइन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो तो देखो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर जैसे कि एस जयशंकर जो है वो मिनिस्ट्रियल फोरम फॉर कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक पेरिस में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन हुआ। तो मेजरली इस मीटिंग में फोकस किया गया है यूक्रेन रशिया क्राइसिस के ऊपर। इंडिया जो है वो तो चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए और ये जो भी इशू चल रहा है इसको जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। अफगानिस्तान को इंडिया ने जो अपनी असिस्टेंस देने की कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पर वीट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमने उनको रिलीज़ कर दिया है। मतलब अपना जो फर्स्ट बैच है एड एंड असिस्टेंस का अफगानिस्तान को वो हमने भेज दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की लैंड रूट का यूज़ करते हुए ये जो असिस्टेंस है वो वहाँ पर भेजी जा रही है। इससे पहले भी इंडिया ने वहाँ पर बहुत सारी मेडिकल असिस्टेंस देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर 2500 टन्स ऑफ वीट जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड के थ्रू अफगानिस्तान को भेजा गया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो बनाया गया था ताकि जम्मू एंड कश्मीर की जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया जा सके। अब इसका जो टाइम पीरियड है इसको 2 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पिगेसस स्पाईवेयर न्यूज़ जो है आप सभी को पता है कि इजराइल की एनएसओ कंपनी ने इसको बनाया था। बहुत सारे कंट्रीज ने इसको खरीदा था ताकि उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। इंडिया में भी आरोप लगे कि इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका यूज़ किया है पिगेसस स्पाईवेयर का। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया, लेकिन अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें तो इसमें बोला गया था कि इंडिया और इजराइल की जो डील थी जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था इजराइल कंट्री में और वहाँ पर डिफेंस वेपन को लेकर के जो डिस्कशन हुआ था उसी का पार्ट था ये पिगेसस स्पाईवेयर भी। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, एक टेक्निकल कमेटी बनाई थी। टेक्निकल कमेटी ने अपनी कुछ रिकमेंडेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है। उसी को लेकर के आज जो है इसकी हियरिंग स्टार्ट होगी, इसमें डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल है एक स्कीम को लेकर के, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम को लेकर के। तो इसमें यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो है उन्होंने ये बोला है कि अभी बजट में जो भी अलोकेशन किया गया अलग अलग एरिया के लिए, कल हमने डिस्कस किया था मनरेगा को लेकर के और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के जो एक तरीके से जो भी अलॉटमेंट किया गया है मनी का, उसको लेकर के राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि जो अलॉटमेंट है वो डिक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पर स्मृति ईरानी ने बोला है कि 2014 से अगर हम देखें तो बजटरी अलोकेशन की बात करें तो चिल्ड्रन सेंट्रिक स्कीम के लिए गवर्नमेंट जो है वो 390% तक इंक्रीज देखने को मिला है। मान लो पहले 1 रुपये खर्च किया जाता था, बजट में अलोकेशन किया जाता है 1 रुपये का, और अब किया जा रहा है 390 रुपये। ओके, तो इतना ज़्यादा जंप देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है कोविड-19 ऑर्फन से रिलेटेड। ये जो स्कीम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये बोला है कि पीएम केयर्स स्कीम जो है, जो चिल्ड्रन ऑर्फन कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई उन बच्चों के लिए एक स्कीम चलाई गई थी और इसकी स्कीम को 31 दिसंबर 2021 तक इसको वैलिड रखा गया था। लेकिन अब इसको 28 फरवरी 2022 तक इसको एक्सटेंडेड कर दिया गया है। ओके, इसमें क्या किया जाता है कि जिन भी बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई है वो जब तक 18 ईयर्स के कंप्लीट नहीं हो जाते या फिर उनकी जो एजुकेशन है उसका खर्चा उठाया जाएगा, उनकी हेल्थ एजुकेशन को लेकर के जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करवाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। मंथली उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है 18 ईयर्स तक के। इसके अलावा 10 लाख का एक लंबअप उनको दिया जाएगा जब वो 23 ईयर ओल्ड हो जाएंगे, ताकि बहुत सारी उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट हो सके।
यहाँ पर जो आर्टिकल है वो राहुल बजाज को लेकर के है कि उनके जो भी आइडियाज़ थे उनको यहाँ पर राइट डाउन करने की कोशिश की गई है। राहुल बजाज जिनकी अभी प्रेजेंट टाइम में डेथ हो गई, तो उनके कुछ इनिशिएटिव थे। उनका ये मानना था कि आप चाहते हो कि इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बूस्टअप हम करें, तो जो हमारे रूरल एरियाज़ में जो वीमेन है उनका आप इंक्लूजन इंक्रीज़ करो। जैसे ही उनका इंक्लूजन इंक्रीज़ होगा हमारे अदर्स हर सेक्टर में, तो राहुल बजाज का ये मानना था कि जो वीमेन है रूरल एरियाज़ की वो हमारे इंडिया की ग्रोथ को बूस्ट कर सकती है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था द हिंदू का। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।